नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड भराड़ीसैंण के चमोली में ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की ओर से राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। वहीं सीएम धामी ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपत दीदी बनाने का जो टारगेट है उस पर काम किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आवास में लोक पर्व इगास बेहद सादगी के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, सुंदरकांड के पाठ कर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की है। उन्होंने इगास पर्व पर पूजन भी किया है और भैलो भी खेलते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, इगास पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन जिस तरह से जो घटना अल्मोड़ा में हुई है उसके बाद से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस इगास पर्व को मनाया गया। आप देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी शिरकत की है इसमें और सुख समृद्धि की कामना भी की है। सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के समस्त जितने भी प्रदेशवासी हैं उनकी सुख समृद्धि की कामना भी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरीश रावत के दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, जिसके चलते बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत के बयान पर कहा कि हरीश रावत ये भूल चुके हैं कि कांग्रेस के पास ना तो संगठन है, ना ही कोई नेता और ना ही उनके पास कोई कार्यकर्ता है, और ऐसे में वो बीजेपी को दो गुटों में बंटने वाली पार्टी बता रहे हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिससे जुड़े कार्यकर्ता पार्टी को अपने परिवार की तरह समझते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन बयानबाजी से अब कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी केदारनाथ में भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है। खाता न वही जो हरीश रावत कहे वही सही। कैसी कल्पना कर रहे हैं कांग्रेस वाले? कांग्रेस के पास न आज संगठन है, न सेनापति है, न नेता है, न ही कोई कार्यकर्ता उनके पास बचा है। और बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के धड़ेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम 2022 के चुनाव की बात करें, 2017 के विधानसभा के चुनाव की बात करें, हर चुनाव को एकजुटता के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हमने जीता है। और केदारनाथ चुनाव को भी हम बहुत प्रचंड जीत के साथ, रिकॉर्ड मतों के साथ हम जीतने वाले हैं। प्रदेश में 28 जनवरी 2025 से प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर खेल विभाग जोरों शोरों से तैयारियों में लगा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 6 महीने पहले शुरू होने वाले नेशनल गेम्स के प्लेयर सिलेक्शन कैंप अभी तक आयोजित नहीं हो पाए हैं, जबकि कैंप के आयोजन की जो जिम्मेदारी है खेल विभाग और खेल संघ एक दूसरे पर इसको लेकर अपनी जिम्मेदारी को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जियो हमेशा बदलते रहते हैं। उसके पीछे का कारण जो व्यवहारिक रूप से जो है, जो डेट 28 जनवरी की पहले निर्धारित होनी चाहिए थी, उसमें जो समय लगा है, जिसके कारण से जो है जिसे कह सकते हैं कि आप 6 महीने कह लीजिए या 3 महीने कह लीजिए, जो कैंप लगने की आवश्यकता होती है, क्योंकि डेट डिक्लेयर पहले नहीं थे, तो इसके कारण से जो है वो उस समय तय समय पे नहीं हो पाया। लेकिन अब जो शेष समय है, इससे पहले भी हमारी बैठकें हुई हैं और उसमें ये बता दिया गया था कि आप सितंबर माह से ही जो है आप काम लगाना प्रारंभ करें। विभाग पूरी तरीके से संसाधन देने से लेके, बजट देने से लेके पूरी तरीके से उनके उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में खड़े हैं, तो इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत है डॉक्टर? कोई ऐसी वाली बात नहीं, खेल समन्वय से होने हैं और हम लोग बहुत जबरदस्त तैयारियों के साथ खेल मैदान में है। हमारे खिलाड़ी भी खेल मैदान में है। खेल विभाग को वित्तीय स्वीकृति देनी है। वित्तीय स्वीकृति जैसे ही मिल जाएगी वैसे ही कैंप शुरू हो जाएंगे। नुकसान होगा, कैंप पहले से लगने चाहिए थे, और उसका मुख्य कारण ये रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया इस बीच, और क्या कहते हैं खेल मंत्री जी ने भी लिया। ओलंपिक संघ के हमारे पूर्व जनरल सेक्रेटरी भारतीय ओलंपिक संघ के राजीव मेहता जी ने भी बहुत इंटरेस्ट लेते हुए हमारी डेट फाइनल अब हुई है लास्ट में। और राजधानी देहरादून में आम जनता और नगर निगम के कर्मचारी दोनों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के कर्मचारी को अक्टूबर से अभी तक वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने हड़ताल भी शुरू कर दी है, जिसके चलते आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। और वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में आपको बता दें कि यह युवा महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया, जिसके चलते कार्यशाला में खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया और साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसर के बारे में जानकारी भी दी गई है।
आपने खुद देखा कितना जोश है बच्चों में, और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा, भारत से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था। और वे मुख्यमंत्री के आदेश पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर में चल रही बियर बार और पब के निर्धारित समय अवधि के बाद शराब परोसने जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार बियर बार पर यह छापेमारी की गई है। और वहीं ऋषिकेश ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाया है। पुलिस ने शहर में 7 अलग अलग स्थानों पर सोलर ब्लिंकर लाइट वहां पर लगवा दी है और ब्लिंकर लाइट चालकों को सावधान और गति नियंत्रित करने के लिए इशारा भी करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान भारी संख्या में युवा भी रैली में शामिल हुए हैं। वहीं सचिवालय के घेराव के दौरान युवाओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है, जिसके बाद पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मार्ग अवरुद्ध करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और इसके संबंध में आपको बता दें कि एसएसपी ने यह भी कहा कि किसी भी रैली को निकालने के लिए पहले परमिशन ली जाती है, जो इस रैली में शामिल लोगों ने नहीं ली है। जैसे राजधानी होने के कारण यहाँ पर प्राय जो है धरना प्रदर्शन हो गया, और इसमें एक जो भी आदेश है सुसंगत, इसमें यह कि जो भी इस तरह के धरना प्रदर्शन जुलूस को निकालेगा उसके लिए डीएम महोदय द्वारा एक आदेश भी निर्गत किया गया कि उसमें उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त की जाएगी, जिससे अनुमति देखते हुए, स्कूल के टाइमिंग को देखते हुए, भीड़ भाड़ का समय देखते हुए उसको पुलिस द्वारा उसमें नियमानुसार अनुमति दी जाती है। चूंकि जिस तरह का जुलूस अभी विगत दिवस में निकाला गया, इसमें कहीं भी कोई सूचना या कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, और जुलूस जो है काफी समझाने के उपरांत भी जो है इसमें सार्वजनिक मार्गों से मेन पीक टाइम में जाकर वहां पर, और लगातार 3 से 4 घंटे वहां पर रास्ता जाम किया गया, जो एक वीआईपी रोड भी है जहां आम आदमी का भी आवागमन होता है, और साथ ही साथ इसमें इमरजेंसी सर्विसेज में एम्बुलेंस है, स्कूल के बच्चे हैं, सभी का आवागमन उस रोड से होता है। समझाने के उपरांत भी जब नहीं माना, आंदोलनकारी इसमें नहीं मान रहे थे, तो उनको नियमानुसार जो है वहां से बसों में बैठाकर अन्यत्र स्थान पर जाकर उनको निजी मुचल के। और वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इगास के पर कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य इगास को लोकप्रिय पर्व बनाने का है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में इगास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने पर भी आभार जताया है। देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली भी हैं। कल स्वयं देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इगास पूरे दुनिया में पहचाना जाएगा और प्रत्येक उत्तराखंडी इगास पे गर्व महसूस करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में जाम का प्रमुख कारण बन रहे 3 व्हीलर और ऑटो रिक्शा को चिन्हित करने के लिए परिवहन विभाग की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, और इसी कड़ी में परिवहन विभाग और पुलिस दोनों ही हल्द्वानी में चलने वाले ऑटो रिक्शा के वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। और इस दौरान परिवहन विभाग की ओर से ऑटो रिक्शा और चालक के प्रपत्रों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा ऑटो चालक को एक ID भी दी जा रही है, जिससे कि ऑटो चालक का उसमें नाम, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और साथ ही लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो भी इसमें मेंशन की गई है। लाइसेंस दिखाई दे रहा है, आधार कार्ड, गाड़ी के पूरे पेपर। अच्छा, समस्या यही आती है कि सवारी पैसा कम देती है, जब भी ओवरलोड करना पड़ती है सर। अब 20 की जगह 10 का किराया मिलता है, तब क्या करेंगे? जब 30 रुपये में क्या करेंगे? 30 रुपये में गाड़ी जाएगी, उधर तो खाली आती है, इसके बाद में खाली जाएगा, तो डीजल के पैसे, पेट्रोल के पैसे भी नहीं आ पाते, तो उसमें भी कोई ना कोई चलाना रहता है, तो और दिक्कत हो जाती है।
जैसे मैंने डीएल का पैसा इतना कर दिया, इतनी फीस कर दी है, समझो बहुत ज्यादा कहाँ तक आदमी वो करे। और ऐसे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को चलाने में इतने इतने महंगे कर दिए हैं कि डबल चलान कर दिए हैं। कहाँ से होगा इसमें 5,000 का चलान, 10,000 का चलान? ये इसमें गरीब आदमी है, कोई पैसे वाला तो भी नहीं है, इससे पैसे वाला हो करके उसमें भुगत दिया जाए। जो यहाँ पे सत्यापन का काम, ऑटो सत्यापन का काम चल रहा है, ये करीबन महीना भर से ऊपर हो गया इसको चलते हुए यहाँ पे। तो 1-2 दिन में शायद ऑटो का लास्ट हो जाए, 2-3 दिन में ऑटो खत्म हो जाए सत्यापन के लिए। और अभी जो हम चेक कर रहे हैं इस पे, वो ये चेक कर रहे हैं कि बाईं तरफ एक तो वाहन स्वामी का नाम लिखा हो, वाहन चालक का नाम लिखा हो, उन दोनों के मोबाइल नंबर लिखे हो, फिटनेस वैधता लिखी हो और परमिट वैधता लिखी हो। और दाईं तरफ ये हमने बंद कर दिया है ताकि इधर से सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि इधर से कोई सवारी ना चढ़े ना उतरे, ठीक है, बस। और एक्स्ट्रा सीटें गाड़ी में ना लगी, ठीक, इस चीज का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन सर कागज चेक कर रहे हैं और लाइसेंस देख रहे हैं और आधार कार्ड जमा कर रहे हैं, जो हमने करा लिया है। और आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, इसके लिए अभी लाइन ज्यादा लंबी है और सब चल रहा है, कल हमें कहा है आपकी सर फर्क तो बहुत पड़ेगा और होना भी चाहिए, तो ये जरूरी है। अगर सरकार कानून बना रही है तो उसको फॉलो करना जरूरी है, और फॉलो करेंगे, सही चलेंगे तो हमारे लिए, हमारी सड़क सुरक्षा के लिए भी अच्छा है। ओवरलोडिंग का तो ऐसा है, देखिए अभी आईटी साहब कह रहे हैं कि 3 सवारी बताइए, तो देखिए डीजल पेट्रोल गैस महंगी हो रही है, और 3 सवारी में आदमी बंदा कांड बादाम गाड़ी लेके जा रहा है, तो पता नहीं आ रहा है इसमें। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि सरकार थोड़ा ऑटो वाले की तरफ ध्यान दे, ताकि हमारा भी नुकसान न हो। हम सवारी कम करने को तैयार हैं, या तो हमारा किराया बढ़ाएगी। उपनल कर्मी नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में उपनल कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय का बाकायदा घेराव किया। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी निर्णय लेगा सरकार उसको स्वीकार करती है। कि न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है। उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। और रुड़की में पुलिस चौकी के पास सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी दीवार को गिरा दिया गया है, जिसके बाद दीवार गिराने की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों समेत पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में सिंचाई विभाग के जेई पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और दीवार गिराने वाले ठेकेदार की जानकारी ली गई है। फिलहाल सिंचाई विभाग के अधिकारी ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तहरीर देने के लिए तैयारी कर दी है और इसी के चलते सोदबी पुलिस चौकी से निकलने वाले मार्ग पर बनी सबसे प्राचीन दीवार को अचानक से गिराने से विभाग के अधिकारी भी काफी हैरान हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायक के कहने पर इस दीवार को ढाया गया है। पूरा मामला यह है कि सुबह जो है खबर मिली थी कि एक ठेकेदार ने जेसीबी लगा के कॉलोनी की जो मुख्य दीवार है वो तोड़ दी है और पता चला कि वो चौकी से लेके और इधर तक का रास्ता चौड़ा करने का कुछ उनका प्लान है पहले से, और इसमें कोई किसी तरह की विभागीय जो है वो अनुमति ली नहीं गई है। एनओसी वगैरह इनको विभाग से प्राप्त नहीं है और ठेकेदार ने जेसीबी से वो पूरी दीवार को तोड़ दिया है, जिससे वो कॉलोनी असुरक्षित हो गई है पूरी तरह से। और विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। जो संबंधित अधिकारी है वो इनके खिलाफ ठेकेदार के उनके कार्रवाई करेंगे। हम मौके पे जो संबंधित जेई है और स्टाफ के आदमी है वो सब पहुंचे हुए हैं। एक बार फिलहाल जो है वो जेसीबी और ठेकेदार को जो है वो वापस भेज दिया है और लेबर भी उनकी चली गई है। आगे जो विभाग अनुमति देगा या कार्रवाई जो भी कुछ होगी वो आगे विभाग के अधिकारी। और बीजेपी के साथ कांग्रेस में भी संगठन चुनाव को लेकर सरगर्मियां इस वक्त जोरों शोरों पर है। संगठन चुनाव को लेकर हरिद्वार जिले के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश जोशी ने नगर निगम सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लॉक से महानगर तक की कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरह की कोई भी गुटबाजी नहीं है, सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट है और मिलकर काम कर रहे हैं। देश की सरकार भी कांग्रेस कमेटी ने 13 जिले हैं, 13 जिलों में अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं। यहाँ पर हरिद्वार जिले में हमारे सीनियर नेता प्रकाश जोशी जी आए हैं। उन्होंने कल हरिद्वार और लक्सर
मैं बैठकें की, कार्यकर्ताओं से उनके दिल की बात जानी और किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाए। सभी नेताओं ने अपने विचार रखे और कई विचार बहुत अच्छे थे, उनको नोट भी किया गया और उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और हम जो है हर वार्ड लेवल पर जो है हमने पहले हमारे अध्यक्ष हैं उनको और उनकी कमेटी को रिन्यू कर रहे हैं और उनकी कमेटी बनाई जा रही है और संगठन को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि हम जो है आने वाले समय में स्थानीय निकाय जो होने वाले हैं उसमें हम कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जीत दर्ज कर। आप जानते हैं कि काफ़ी समय से स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव यहाँ पर प्रपोज थे पर सरकार नहीं करा रही है, पर होने तो हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये तो राजनीतिक चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में जाएगी, तो उसकी तैयारी के लिए पार्टी ने 13 जिलों में 13 प्रभारी बनाए हैं, जिसमें मुझे हरिद्वार की जिम्मेदारी दी है। तो मैं कल से हरिद्वार जिले की जो और भी हमारी महानगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पंचायतों की कांग्रेस के साथियों से मैं बैठकें कर रहा हूँ। आज रुड़की महानगर के लोगों से मैंने बैठक करी, बहुत अच्छी बैठक रही। हमने वार्ड वाइज समीक्षा करी, कहाँ जो भी कमजोरी अगर किसी वार्ड में है तो उसको अगले 21 तारीख तक का हमने एक समय सीमा निर्धारित करी है कि उसे हम यूज करें। थोड़ा नहीं, देखिए ये कई बार गुटबाजी वगैरह ये शब्द तो आप ही लोगों के मुंह से निकलता है, हमारे नहीं। हमारे लिए हम ये कहते हैं कि पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी है ना, अकेला चम्मच आप कहीं रख दोगे तो आवाज़ नहीं करेगा, पर उसमें अगर 10 कटोरी हो, 10 चम्मच हो, 10 थाली हो, 10 लोटी हो तो थोड़ी आवाज़ करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।